हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे सीडीपी। आज हम सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी में गाइस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग का सिद्धांत। सो गाइस आज हम पियाजे के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आपको सीटेट एग्जाम देना है, क्रैक करना है, तो आप पियाजे के सिद्धांत को इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें से तो 100% आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे सीडीपी। आज हम सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी में गाइस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग का सिद्धांत। सो गाइस आज हम पियाजे के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आपको सीटेट एग्जाम देना है, क्रैक करना है, तो आप पियाजे के सिद्धांत को इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें से तो 100% आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। सो गाइस आप अपनी होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। गाइस जीन पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस। गाइस जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना अध्ययन इस बात को लेकर किया है कि बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, बालकों में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। और गाइस ये जानने के लिए इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे अध्ययन किया है। गाइस बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, इनका अध्ययन जारी रहा। बड़ी ही बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया है और इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। गाइस इन्होंने 4 स्टेज दी है। 4 स्टेजों के माध्यम से इन्होंने बताया है कि किस किस स्टेज में बालक का संज्ञानात्मक विकास किस किस प्रकार से होता है। तो गाइस वे चारों स्टेज आपको पता होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस जीन पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप अपनी होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, जिनको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद हम स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेज के बारे में जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले आता है अनुकूलन। अब ये अनुकूलन क्या होता है? गाइस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। गाइस जब बालक वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है तो वो क्या कहलाता है? अनुकूलन। उसके बाद अनुकूलन के अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, समायोजन और आत्मसातकरण। अब ये गाइस आत्मसातकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। गाइस आत्मसातकरण क्या होता है? गाइस हर एक बच्चे के अंदर एक स्कीमा होता है, यानी किसी भी चीज़ को समझने का पैटर्न होता है, उसके अंदर एक स्कीमा होता है उसके अंदर। गाइस ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। गाइस एक बार एक बच्चा एरोप्लेन को उड़ते हुए देखकर पूछता है कि ये क्या है। मैंने उसे बताया कि ये एरोप्लेन है। उसके बाद एक दिन वो बच्चा पार्क में जाता है। पार्क में वो चिड़िया को उड़ते हुए देखता है, और वो चिड़िया को जब उड़ते हुए देखता है तो वो उसे चिड़िया नहीं कहता, बल्कि वो उसे एरोप्लेन के नाम से पुकारता है। तो गाइज ये उसने क्या किया है? ये उसने आत्मसातकरण की प्रक्रिया की है, यानी कि उसने अपने पुराने ज्ञान को चिड़िया से जोड़ने की कोशिश की है। गाइज आत्मसातकरण क्या होता है? आत्मसातकरण होता है पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। ओके गाइज। तो उसने चिड़िया को एरोप्लेन बुलाया, उसने अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा है, उसने आत्मसातकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। लेकिन गाइज ये सही नहीं है। मैंने उसे बताया है कि ये एरोप्लेन नहीं, ये चिड़िया है। मैंने उसे एक नया ज्ञान दिया है। तो गाइज अब हम समायोजन के बारे में पढ़ते हैं। समायोजन क्या होता है? समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो गाइज जैसे आत्मसातकरण में वो पुराने ज्ञान के साथ ही नई चीज़ें जोड़ता है, उसे पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है, वो पुराने ज्ञान के आधार पर ही अपनी बात को कहता है। और गाइस समायोजन है पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके। इसमें गाइस बच्चा जान पाता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है। अब उसे पता चल जाता है कि जो चीज़ें उड़ती हैं वो सब एरोप्लेन नहीं होती, वो पक्षी भी हो सकते हैं, एरोप्लेन हो सकते हैं, रॉकेट हो सकते हैं, वो सब एरोप्लेन नहीं होते, उनमें कुछ विभिन्नताएं होती है, यानी वो परिवर्तन को जान लेता है। ओके गाइज। तो गाइज अब हम स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 स्टेज दी हैं। तो सबसे पहले आती है संवेदी पेशी अवस्था। यह 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो गाइज हम अब जानेंगे कि इस स्टेज में बालकों का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी इस अवस्था में जो मेन पॉइंट है वो ज्ञानेंद्रियां हैं। वह अपने आँख, कान, नाक आदि के माध्यम से सीखता है। गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बालक का जब जन्म होता है तो वह तुरंत ही बोलना स्टार्ट नहीं करता। पहले वह अपने कानों के माध्यम से सुनता है, उसके बाद समझता है, उसके बाद व्यवहार में लाता है और वो तब बोलना स्टार्ट करता है। इस स्टेज में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी देखने को मिलती है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है, अगर हम उसे कुछ पेन या कुछ भी चीज़ दिखाते हैं तो वो लेने की ज़िद करता है।
वो लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम पेन को छिपा देते हैं, हम कहते हैं कि पेन तो खो गया, पेन तो नहीं है, तो वह यही मान लेता है, उसे पता नहीं होता कि हम सच बोल रहे हैं या नहीं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। इसके बाद आता है गाइस पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। यह है 2 से 7 वर्ष के बालकों के लिए होती है। तो गाइस इसमें हम देखते हैं कि बालकों का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो गाइस चलिए, यह अवस्था क्रिया करने से पहले की अवस्था है। गाइस इसमें लिखा हुआ है पूर्व सक्रियात्मक, यानी क्रिया करने से पहले की अवस्था। तो गाइस इसमें बालक अपने सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ओके गाइस, वह समझ तो सब पाता है लेकिन इसमें वो क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। गाइस इस अवस्था में बालक में मित्रता का भाव अधिक होता है, वह पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है, क्योंकि गाइस इस उम्र में बच्चा स्कूल जाता है, स्कूलिंग साथ में होती है, तो वो अपने साथ के बच्चों के साथ खेलेगा भी। जब खेलेगा तो उसमें मित्रता का भाव बहुत अधिक होता है। गाइस अगर बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो वो थोड़ी देर नाराज़ रहेगा, ये नहीं कि वो नाराज़ ही हो जाएगा, पूरे दिन नाराज़ रहेगा, नहीं, वो 5-10 मिनट के लिए नाराज़ होगा और फिर वो खेलने लग जाएंगे। तो उसमें मित्रता का भाव बहुत ज़्यादा होता है। वह सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। गाइस इस उम्र में बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। गाइस अगर हमने एक बाउल ले लिया, मान लो अगर एक ग्लास ले लिया हमने, और हमने एक बड़ा ग्लास ले लिया, लेकिन ये थोड़ा स्लिम है इससे, और हमने इसमें इतना पानी रखा। ओके गाइस, और उसके बाद ये सारा पानी हमने इस वाले बाउल में डाल दिया, इसी बाउल का पानी, इसी ग्लास का पानी, सॉरी बाउल नहीं, ग्लास का पानी हमने इस ग्लास में डाल दिया, और ये इस ग्लास में यहाँ तक आया है। तो बालक देखेगा कि इस ग्लास में तो पानी हाफ था और इसमें हाफ नहीं है, तो बालक देख के कहेगा कि इसमें पानी कम है। वह सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, उसे पता नहीं होता कि अगर ये ग्लास बड़ा है तो इसमें नीचे तक पानी आएगा, ना कि इसमें भी हाफ ही आएगा। तो गाइस इस उम्र में बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। जीववाद, गाइस इसमें जीववाद होती है बालक में, मतलब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, उसे नहीं पता होता कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बालक छोटा होता है, अगर वो फर्श पे गिर जाता है, और तो मम्मी बोलेगी कि बेटा क्या हुआ, वो रोने लग जाएगा, वो कहेगा कि फर्श ने मुझे चोट मार दी, फर्श ने मुझे गिरा दिया। और अगर आप फर्श को या टाइल्स को डांटोगे या मारोगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि टाइल्स को भी चोट लग रही है, टाइल्स को डांट दिया तो वो खुश हो जाएगा। उसे नहीं पता होता कि टाइल्स निर्जीव है, इनको कुछ दर्द या इनको चोट नहीं लगती, लेकिन वो खुश हो जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि टाइल्स निर्जीव है। तो गाइस इस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। उसके बाद आती है अहम केंद्रिता। गाइस अहम केंद्रिता, जब बच्चा यह सोचता है कि वो जो भी कर रहा है सब ठीक है, मतलब वो अपने आप को गलत नहीं सोचता, इस स्टेज में उसमें ईगो की भावना रहती है गाइस, उसका ईगोइस्टिक बिहेवियर डेवलप होता है। यानी मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्टेज में अगर उसकी मम्मी को कोई दूसरा इंसान बोल देगा कि ये मेरी बुआ है, ये मेरी मामी है, या कुछ भी ऐसा कुछ बोलेगा, तो बालक कहेगा कि नहीं, ये तुम्हारी बुआ नहीं है, ये मेरी मम्मी है। तो अहम केंद्रिता होती है, उसमें थोड़ा ईगो डेवलप होता है। तो गाइस आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो गाइस अब आता है अपलटावी। अब हम अपलटावी के बारे में जानते हैं कि अपलटावी क्या होता है। इस अवस्था में बालक संख्या, वस्तु आदि को उलटना पुलटना नहीं जानता। गाइस अगर हम बच्चे को कोई संख्या देते हैं, कुछ वस्तु देते हैं, और उसमें हम कुछ थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसमें उलटना पुलटना कर देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो उसे नहीं सीख पाता, उसे पता नहीं होता कि अब क्या करना है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। अगर हम बच्चे को बताएंगे 2 + 4 = 6, तो बच्चे को पता चल जाएगा 2 + 4 = 6। लेकिन अगर यही बात हम बच्चे को कहेंगे कि 4 + 2 = क्या होगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चे को नहीं पता होगा कि क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 की जगह 4 कर दिया और 4 की जगह 2 कर दिया, हमने थोड़ा रिवर्स कर दिया, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि क्या होगा। इस एज में बच्चे को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, अपलटावी की समस्या बनी रहती है बच्चे के साथ। ओके गाइज, इसके बाद आती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। गाइस अब हम जानते हैं कि इसके अंदर बालक का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। इस अवस्था में बालक अपने सामने रखी हुई वस्तु को देखकर ही कुछ कर सकता है, यानी अगर इसमें वो क्रिया करता है। इससे पहली जो अवस्था थी उसमें मैंने आपको बताया है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी क्रिया करने से पहली अवस्था, वो क्रिया नहीं कर पाता, लेकिन यह है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी इसमें वो अपने सामने रखी हुई वस्तु को देखकर क्रिया कर पाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो
इसके अंदर आते हैं वो आप देख लीजिए कि वो क्या क्या है। अपलटावी व्यवहार खत्म हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि बच्चे में कन्फ्यूज़न आ जाती है अगर हम संख्या को या वस्तु को उलट पुलट कर देते हैं, तो इसमें वो समस्या नहीं रहती। अपलटावी व्यवहार खत्म हो जाता है। इस अवस्था में वह बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर करने लगता है, मतलब जीववाद की भी उसकी समस्या खत्म हो जाती है। मुद्रा, भार आदि को समझ पाता है। इसमें वह भार, जो मैंने आपको वो बाउल वाला एग्जांपल दिया था कि अगर हम इसमें इतना पानी डालेंगे और दूसरे में भी वही पानी डालेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि पानी कितना है। वो बाउल की हाइट को देख के बताएगा कि इसमें तो पानी कम है। तो इसमें वो भार, मुद्रा आदि को समझ पाता है और यह अवस्था तर्क पर आधारित होती है। गाइस, इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि तार्किक अवस्था कौन सी है, तो वह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। तो गाइस, इसके बाद आते दोस्तों, जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बालक का मैथमेटिक बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। कहा जाता है कि बालक को अगर इस उम्र में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाया जाएगा या समझाया जाएगा तो वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलता। इस उम्र में बालक का मैथमेटिक बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उसके बाद आता है औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था 12 साल से वयस्क अवस्था तक होती है। सो गाइज, इसमें हम जान लेते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। गाइज, इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। निर्णय, स्मरण, मनन आदि शक्ति का विकास होता है, यानी बालक निर्णय लेने लगता है, उसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, मनन शक्ति का विकास होता है, समस्या समाधान करने लगता है। अगर बालक के सामने आप कोई समस्या रख दोगे तो वह उसका समाधान कर पाएगा। इससे पहले की अवस्था में बालक समस्या का समाधान नहीं कर पाता, लेकिन इस अवस्था की खास बात यही है कि इसमें बालक अपनी समस्या का समाधान खुद कर पाएगा। कार्य कारण को समझता है। बालक के सामने अगर कोई कार्य होगा तो वह उसके कारण को समझ पाएगा कि ये कार्य क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो बालक इसमें थोड़ा तर्क करने लगता है, थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक तर्क करने लगता है। तो गाइस, आज हमने पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उसके कीवर्ड्स पढ़े, उसकी स्टेज के बारे में जाना। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।